इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। रात के 2 बज रहे हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन असल में एक अदृश्य हमलावर सिस्टम में घुस चुका है। हम्म। बेसमेंट के सर्वर रूम में एक अलार्म बजता है। फिर तीसरी मंजिल पर फायरवॉल का एक लाल ब्लिप होता है। हम्म। उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट के एक कंप्यूटर पर अचानक कोई पावर शेल स्क्रिप्ट रन होती है। राइट, और ये सब अलग अलग जगह हो रहा है। एग्जैक्टली अलग अलग जगह पर अलार्म्स बज रहे हैं, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम उन आवाजों को एक साथ जोड़कर सुन नहीं पा रहा है। सिस्टम को पता ही नहीं है कि अलग अलग अलार्म्स आपस में जुड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़े साइबर हमले का हिस्सा है। एंटरप्राइज क्लाउड सिक्योरिटी की दुनिया अक्सर ऐसी ही होती है। सही कहा, अलर्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूरी कहानी गायब होती है। तो आज की इस डीप डिस्कशन में सभी का स्वागत है। आज हमारा मेन मिशन है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को क्लियर करना। हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के बारे में। हाँ, और देखिए यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। जब कोई भी कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है ना, हाँ, विशेषकर माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में, तो ऐसा लगता है जैसे हर टूल एक ही काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड के फीचर्स में भी प्रोटेक्शन, डिटेक्शन और रिस्पॉन्स लिखा होता है। और जब आप सेंटिनल का ब्रोशर देखेंगे तो वहां भी वही शब्द नजर आते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, अलर्टिंग, थ्रेट हंटिंग। राइट, वोकैबुलरी इतनी मिलती जुलती है कि ये सवाल उठना लाजिमी है कि अगर दोनों ही टूल्स डिटेक्ट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दो अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत ही क्या है। सही बात है। ये उलझन बहुत ही आम है। टेक्निकल टर्म्स अक्सर चीजों को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ओह अच्छा, एनालॉजी। हाँ, हम इसको सिक्योरिटी गार्ड ओवर्सीज कंट्रोल रूम के एंगल से समझेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड असल में किस तरह से काम करता है। देखिए, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। डिफेंडर फॉर क्लाउड को आप अपने क्लाउड रिसोर्सेज का एक बहुत ही मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं। गार्ड की तरह। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये गार्ड बिल्डिंग के बाहर गेट पर नहीं खड़ा है। ये सीधे आपके अज्योर सब्सक्रिप्शंस, वर्चुअल मशीन्स, एसक्यूएल डेटाबेसेस, स्टोरेज अकाउंट्स और जो आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स हैं, उनके बिल्कुल दरवाजे पर तैनात है। अच्छा, मतलब ये सीधे रिसोर्सेज के पास है। एग्जैक्टली। इसका मेन काम है लगातार गश्त लगाना और ये देखना कि सिस्टम में कोई कमजोरी तो नहीं है। ये सीधे तौर पर कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करता है। जैसे ये सिस्टम को बताएगा कि देखिए इस स्टोरेज अकाउंट पर पब्लिक एक्सेस खुला रह गया है। ओह ओके। या फिर बताएगा कि इस स्पेसिफिक सर्वर पर अभी ब्रूट फोर्स हमला हो रहा है। तो इसका मतलब ये वो गार्ड है जो हर फ्लोर पर जाकर मैनुअली चेक कर रहा है कि खिड़कियां बंद हैं या नहीं, और अगर कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वही खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। तो इसका फोकस सीधे तौर पर उस पर्टिकुलर रिसोर्स पर है। सही कहा आपने। देखिए, टेक की दुनिया में इस अप्रोच को वर्कलोड सेंट्रिक या रिसोर्स लेवल सिक्योरिटी कहते हैं। डिफेंडर का जो स्कोप है ना, वो सिर्फ उसी मशीन या सर्विस तक सीमित होता है जिसकी वो रखवाली कर रहा है। वो पूरे नेटवर्क का ओवरव्यू नहीं लेता, बस ये मेक श्योर करता है कि जिस वर्कलोड की जिम्मेदारी उसको दी गई है उसका सिक्योरिटी पोस्चर मजबूत रहे। राइट, और उस पर होने वाले किसी भी सीधे हमले को रोका जा सके। पर वेट, यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। मैं सोच रहा था कि अगर ये सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, हाँ, वो कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर रहा है, हमलों को भी पकड़ रहा है और अलर्ट भी भेज रहा है, तो फिर हमें इतने बड़े कंट्रोल रूम की क्या जरूरत है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की क्या जरूरत है? ये सवाल बहुत आम है। क्या ये मॉनिटरिंग के लिए 2 बार पैसे खर्च करने वाली बात नहीं हो गई? अगर गार्ड चोर को पकड़ ही रहा है तो एक विशाल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की क्या अहमियत है यहाँ? देखिए, ये सवाल अक्सर डिजाइन आर्किटेक्चर के टाइम पर सामने आता है। देखने में जरूर ये एक ओवरलैप लगता है, लेकिन असल में इन दोनों का स्कोप और काम करने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग लेवल का है। अच्छा, वो कैसे? जैसे मैंने बताया, डिफेंडर का फोकस सिर्फ वर्कलोड पर है। वो बस ये पूछता है कि क्या मेरे क्लाउड रिसोर्सेज सेफ हैं, लेकिन सेंटिनल का नजरिया एक एसओसी पर आधारित होता है। एसओसी मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। राइट। हाँ बिल्कुल। सेंटिनल ये नहीं पूछता कि एक मशीन का क्या हाल है, वो पूछता है कि पूरी कंपनी के नेटवर्क में इस वक्त चल क्या रहा है। ओह आई सी। तो स्कोप ही वो चीज है जो दोनों को अलग करता है। एक सिर्फ कमरे को देख रहा है और दूसरा
पूरी बिल्डिंग, पार्किंग लॉट और बाहर के ट्रैफिक को भी देख रहा है। एग्जैक्टली अब देखिए, गार्ड ये तो नहीं देख सकता ना कि जो इंसान अभी वर्चुअल मशीन का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी इंसान ने 10 मिनट पहले कंपनी के फायरवॉल पर भी कुछ छेड़छाड़ की थी। सही बात है। उसको कैसे पता होगा? और उसी इंसान ने कल रात एचआर के ईमेल पर एक फिशिंग लिंक भी भेजा था। ओह वाह। गार्ड के पास वो पुरानी या बाहरी जानकारी नहीं है। सेंटिनल वो सेंट्रल कंट्रोल रूम है जो ना सिर्फ डिफेंडर फॉर क्लाउड से अलर्ट्स लेता है, बल्कि फायरवॉल, माइक्रोसॉफ्ट 365, वीपीएन लॉग्स और यहाँ तक कि AWS या ऑन प्रेमिस सर्वर्स से भी डेटा इकट्ठा करता है। राइट। यहाँ पर कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है, क्योंकि जब हम इस कंट्रोल रूम या गार्ड की बात करते हैं ना, तो पीछे कुछ भारी भरकम एक्रोनिम्स काम कर रहे होते हैं। जैसे डिफेंडर के लिए हम अक्सर CSPM और CWPP जैसे शब्द सुनते हैं। और सेंटिनल के लिए SAM और SWAR। तो इन शब्दों को सिर्फ रटने के बजाय ये समझना ज़रूरी है कि असल में बैकएंड पर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस डिफेंडर के हिस्से को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये CSPM और CWPP का असली मैकेनिज्म क्या है? इन दोनों के काम करने का तरीका काफी दिलचस्प है। देखिए, CSPM का मतलब है क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। ये बेसिकली बचाव के बारे में है, प्रिवेंशन। ओके, प्रिवेंशन। हाँ, ये मैकेनिज्म लगातार क्लाउड एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और उसकी तुलना जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे CIS बेंचमार्क्स, उनसे करता है। ये डायरेक्टली कोड और कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ता है। राइट। अगर किसी डेटाबेस में इंक्रिप्शन ऑन होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से डिसेबल है, तो CSPM बैकएंड API के जरिए इसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और एक सिक्योर स्कोर जनरेट करेगा कि भाई साहब, सिस्टम कितना सुरक्षित है। ये हमले से पहले की तैयारी है। अच्छा, लेकिन अगर हमला हो ही जाए तब क्या होगा? गार्ड तो अभी तक सिर्फ ताला चेक कर रहा था ना? वहीं पर आपका CWPP यानी क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म एक्टिव होता है। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करता, ये रन टाइम में काम करता है। रन टाइम में मतलब लाइव एनवायरनमेंट में? हाँ, बिल्कुल। ये वर्चुअल मशीन की मेमोरी और प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है। अगर कोई मैलवेयर सर्वर के अंदर रन होने की कोशिश करता है या कोई भी अजीब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो CWPP उसे रियल टाइम में पकड़ लेता है। ओह, क्या बात है। तो बेसिकली डिफेंडर के पास पोस्चर मैनेजमेंट यानी CSPM से बचाव की ताकत है और वर्कलोड प्रोटेक्शन यानी CWPP से लड़ने की ताकत है। ये हिस्सा तो एकदम साफ हो गया। गार्ड ताला भी चेक करता है CSPM के जरिए, और अगर कोई अंदर घुसने लगे तो डंडा भी चलाता है CWPP से। हाँ, बिल्कुल। अब उस कंट्रोल रूम पर आते हैं। सेंटिनल के जो टूल्स हैं, SIEM और SOAR, वो असल में क्या कर रहे हैं वहां? सेम का मतलब होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसका सबसे बड़ा काम है लॉग नॉर्मलाइजेशन। और देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मैकेनिज्म है। नॉर्मलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हर डिवाइस चाहे वो सिस्को का फायरवॉल हो, विंडोज का सर्वर हो या AWS का क्लाउड ट्रेल हो, वो अपनी एक अलग भाषा में लॉग्स जनरेट करता है। सही बात है, सबका अपना फॉर्मेट होता है। एग्जैक्टली। तो SIEM इन करोड़ों लॉग्स को कलेक्ट करता है और उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एक बार जब सब लॉग सेम फॉर्मेट में आ गए, फिर ये उनमें कोरिलेशन रूल्स लगाता है। कोरिलेशन रूल्स? हाँ, मतलब ये पैटर्न्स देखता है। ये देखता है कि अगर घटना A हुई और उसके 5 मिनट बाद घटना B हुई, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक हमला हो सकता है। अच्छा, तो SIM वो ट्रांसलेटर और एनालाइजर है जो सारे कैमरास की फुटेज, सेंसर्स का डेटा और एक्सेस कार्ड्स की एंट्रीज को एक स्क्रीन पर लाकर उनमें पैटर्न ढूंढ रहा है। ये तो बहुत पावरफुल है। और दूसरा वाला जो था SOAR, वो क्या करता है? SOAR का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। ये उसी कंट्रोल रूम का वो हिस्सा है जो एक्चुअली एक्शन लेता है। ओके, एक्शन लेना। हाँ, जब SIM कोई खतरा डिटेक्ट करता है ना, तो SOAR बिना किसी इंसानी एनालिस्ट के इंतजार किए अपनी प्लेबुक्स रन करता है। ये प्लेबुक्स असल में ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज और API कॉल्स का एक सेट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये सिस्टम अपने आप फायरवॉल के API को कॉल करके किसी एक खास IP एड्रेस को तुरंत ब्लॉक कर सकता है। तो अगर मैं इन सब को एक साथ जोड़ूं,
SIM ने खतरे को पहचाना और उसका पूरा पैटर्न समझा, और सौर ने तुरंत अलार्म बजाकर बिल्डिंग के सारे दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लॉक कर दिए। बिल्कुल यही होता है। ये मैकेनिज्म सच में कमाल के हैं। लेकिन देखिए, थियरी हमेशा थोड़ी आसान लगती है। इसको अगर हम असली दुनिया के किसी सिनेरियो में रख के देखें तो और क्लियर होगा। हाँ, एग्री। तो मान लीजिए कि क्लाउड में एक विंडोज़ वर्चुअल मशीन चल रही है और किसी कारण से गलती से उसका RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पोर्ट 3389 इंटरनेट के लिए खुला छूट गया है। तो ऐसे खतरे में डिफेंडर और सेंटिनल का बर्ताव कैसा होगा? ये तो बहुत ही क्लासिक और खतरनाक सिचुएशन है। देखिए, पोर्ट खुला होने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी हैकर उस मशीन पर पासवर्ड गेस करने के लिए स्कैन चला सकता है। तो इस सिनारियो में सबसे पहले डिफेंडर फॉर क्लाउड यानी हमारा गार्ड हरकत में आएगा। इसका CSPM इंजन उसको स्कैन करेगा और तुरंत एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट देगा। वो बोलेगा कि RDP इंटरनेट के लिए खुला है और ये एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है। फिर वो सजेस्ट करेगा कि आप जस्ट इन टाइम या JIT एक्सेस चालू करें। ठीक है, तो गार्ड ने बता दिया कि भाई खिड़की खोलिए, लेकिन मान लीजिए कि सिस्टम एडमिन ने वो अलर्ट मिस कर दिया या शायद उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब हैकर ने क्या किया, उस खुली खिड़की का फायदा उठाकर ब्रूट फोर्स हमला शुरू कर दिया। अब यहाँ पर डिफेंडर का दूसरा इंजन अलर्ट होगा यानी CWPP। वो देखेगा कि इस मशीन पर 1 सेकंड में 100 बार लॉगिन फेल हो रहा है। ओह, ओके। तो वो तुरंत एक और अलर्ट जनरेट करेगा कि ब्रूट फोर्स अटैक डिटेक्टेड। लेकिन यहाँ एक कैच है, डिफेंडर बस इतना ही देख सकता है। उसे नहीं पता कि हैकर एक्चुअली है कौन या वो और क्या-क्या कर रहा है कंपनी के नेटवर्क में। अच्छा, तो कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास सेंटिनल भी मौजूद है, तो वो इस पूरी घटना को कैसे डिकोड करेगा? सेंटिनल तो उस कंट्रोल रूम में डेटा की पूरी नदी को मॉनिटर कर रहा है ना। वो सिर्फ उस एक मशीन को नहीं देख रहा, वो डिफेंडर से उस ब्रूट फोर्स का अलर्ट लेगा। फिर वो एंट्रा ID यानी जो पहले एज्योर AD था, उसके आइडेंटिटी लॉग्स को चेक करेगा। वो ये देखेगा कि क्या ये लॉगिन फेलियर सिर्फ इसी मशीन पर हो रहा है या कंपनी के दूसरे एप्लीकेशंस पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी है। और यहीं पर वो अलग-अलग डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करता है। बिल्कुल, सेंटिनल एक पूरी कहानी बनाएगा। वो कहेगा कि देखिए, डिफेंडर ने बताया कि RDP खुला है, फिर ब्रूट फोर्स हुआ। उसके बाद एंट्रा ID के लॉग्स बताते हैं कि किसी अनजान देश के IP एड्रेस से जो लॉगिंग था वो आखिरकार सक्सेसफुल हो गया। और उसके ठीक बाद फायरवॉल के लॉग्स ये बता रहे हैं कि उस मशीन से एक बहुत बड़ा डेटा पैकेट किसी अनजान बाहरी सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। तो सेंटिनल इस पूरे सीक्वेंस को जोड़कर एक सिंगल इंसिडेंट क्रिएट कर देगा। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब डिफेंडर ने सिर्फ दरवाजे की हलचल देखी थी, पर सेंटिनल ने ये बता दिया कि भाई चोर अंदर आया, उसने तिजोरी तोड़ी और अब वो डेटा लेकर भाग रहा है। उसने अलग-अलग लॉग्स की मदद से पूरी टाइमलाइन ही बना दी। हाँ, एग्जैक्टली। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पक्का करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स सिस्टम के SQL डेटाबेस पर कोई हैकर SQL इंजेक्शन अटैक कर रहा है। वहाँ ये दोनों लेयर्स किस तरह काम करेंगी? देखिए, SQL इंजेक्शन के मामले में क्या होता है, हैकर किसी वेब फॉर्म के जरिए डेटाबेस में खतरनाक कोड डालने की कोशिश करता है। यहाँ भी फ्रंट लाइन पर डिफेंडर ही काम करेगा। डिफेंडर फॉर क्लाउड में एक डिफेंडर फॉर SQL नाम का खास फीचर होता है। ये सीधे डेटाबेस इंजन के बहुत करीब बैठकर क्वेरीज को मॉनिटर करता है। अच्छा। जैसे ही कोई अजीब या खतरनाक SQL सिंटैक्स रन होगा, वो उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और एक अलर्ट भेज देगा। अच्छा। और ये अलर्ट बहुत ही स्पेसिफिक और रिसोर्स लेवल का होगा। और फिर से वही प्रोसेस होगा, सेंटिनल उस सिंगल अलर्ट को लेकर एक बड़े कैनवस पर रखेगा, राइट? सही पकड़े आप। सेंटिनल अब ये पूछेगा कि भाई साहब, ये संदिग्ध क्वेरी आखिर चलाई किसने? राइट। वो फटाफट आइडेंटिटी लॉग्स चेक करेगा। फिर वो फायरवॉल के लॉग्स देखेगा कि जिस IP एड्रेस से ये क्वेरी आई, क्या वो IP हमारी थ्रेट इंटेलिजेंस ब्लॉकलिस्ट में पहले से मौजूद था। और सबसे अहम बात, सेंटिनल ये देखेगा कि क्या इस क्वेरी के चलने के ठीक बाद डेटाबेस से कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड डेटा भारी मात्रा में चुराकर बाहर भेजा गया, यानी डेटा एक्सफिल्ट्रेशन हुआ क्या। फिर सेंटिनल इन सब को मिला के
एसओसी टीम के लिए एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट फ्लैश करेगा। अगर हम इन दोनों सिनारियों से एक निष्कर्ष निकालें ना, तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि दोनों के मैकेनिज्म में क्या फर्क है। आई मीन डिफेंडर बेसिकली इनसाइड आउट काम करता है। हाँ, इनसाइड आउट। वो वर्कलोड के अंदर बैठता है और देखता है कि क्या गलत हो रहा है, जबकि सेंटिनल आउटसाइड इन काम करता है। वो अलग अलग सोर्सेस से आने वाले करोड़ों लॉग्स को कोरिलेट करता है। बिल्कुल सही। दोनों ही डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लेयर्स हैं और उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि बड़ी कंपनीज या एंटरप्राइजेस के आर्किटेक्चर डिजाइन में ये कभी भी डिफेंडर वर्सेस सेंटिनल का चुनाव नहीं होता। अच्छा, दोनों को चूज नहीं करते, मतलब एक को चूज नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बजट बचाने के लिए कहे कि हम सिर्फ सेंटिनल ले लेते हैं या सिर्फ डिफेंडर ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर डिफेंडर नहीं होगा ना, तो सेंटिनल को क्लाउड वर्कलोड के अंदर की गहराई का वो जो सटीक डेटा है वो नहीं मिलेगा। सही बात है। गार्ड ही नहीं होगा तो कंट्रोल रूम को फीड कहां से मिलेगी? एग्जैक्टली। ये दोनों टूल्स एक दूसरे के कंपेटिटर नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनका जो इंटीग्रेशन है वही किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को सच में मजबूत बनाता है। तो ये जो एक साथ मिलकर या बेटर टुगेदर काम करने का पूरा वर्कफ्लो है, ये रियल वर्ल्ड में असल में कैसा दिखता है? अगर सच में कोई हमला हो रहा है तो इन सिस्टम्स के अंदर डेटा कैसे फ्लो करता है और उस हमले को रोका कैसे जाता है? मैं इसको समझाती हूँ। इस पूरे वर्कफ्लो को ना हम एक रिले रेस की तरह देख सकते हैं। ओके, रिले रेस। जिसमें सबसे पहला कदम होता है डिफेंडर फॉर क्लाउड अपनी ड्यूटी पर है। वो अज़ूर की किसी सर्विस को लगातार मॉनिटर कर रहा है और एक सस्पिशियस एक्टिविटी को पकड़ लेता है। अब दूसरा कदम, डिफेंडर तुरंत उस अलर्ट को जनरेट करके एपीआई के जरिए सीधे सेंटिनल के वर्कस्पेस में भेज देता है और यहाँ से बटन्स सेंटिनल के हाथ में आ जाती हैं। हाँ, तीसरे कदम में सेंटिनल उस अलर्ट को अपने डेटाबेस में जो बाकी सिग्नल्स हैं जैसे फायरवॉल, एंड पॉइंट और आइडेंटिटी लॉग्स, उनके साथ कोरिलेट करता है। राइट। अब चौथा कदम बहुत अहम है। सेंटिनल उस पूरी कोरिलेटेड जानकारी का एक बंडल बनाता है जिसे हम इंसिडेंट कहते हैं। अलर्ट नहीं, इंसिडेंट। एग्जैक्टली। क्योंकि एसओसी एनालिस्ट्स कभी भी अलर्ट्स पर काम नहीं करते, वो इंसिडेंट्स पे काम करते हैं। एनालिस्ट फिर KQL यानी कुस्टो क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उस डेटा में थ्रेट हंटिंग करता है। अच्छा, ताकि वो समझ सके कि हैकर ने कोड में और कहां तक पहुंच चुका है। सही कहा। और फिर इस कहानी का आखिरी और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, यानी रिस्पॉन्स, जहां सोअर अपनी प्लेबुक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑटोमेशन वाला मैकेनिज्म कैसे काम करता है? देखिए, ऑटोमेशन सिर्फ एक ईमेल अलर्ट भेज देने तक सीमित नहीं है। ये जो प्लेबुक्स होती हैं ये असल में बैकएंड एपीआई कॉल्स का एक कॉम्प्लेक्स सेट होती हैं। जब सेंटिनल कंप्लीटली कंफर्म कर लेता है कि हाँ, अकाउंट हैक हो चुका है, तो सोअर प्लेबुक बिना किसी इंसान के दखल के सीधे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के एपीआई को कॉल करेगी और उस यूजर का अकाउंट तुरंत डिसेबल कर देगी। वाओ, बिना किसी के अप्रूव के। हाँ, और साथ ही वो अज़ूर के नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यानी NSG के रूल्स को इस तरह बदल देगी जिससे वो जो हैक हुई वर्चुअल मशीन है ना, वो इंटरनेट से पूरी तरह कट जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी। बिल्कुल। और आईटी टीम की जानकारी के लिए सर्विस नाउ में अपने आप एक टिकट भी क्रिएट कर देगी। ये पूरा प्रोसेस तो बहुत ही सीमलेस है। और एक सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये है कि इन दोनों सिस्टम्स के बीच ना अलर्ट स्टेटस भी सिंक होता है। हाँ, वो फीचर बहुत हेल्पफुल है। अगर एनालिस्ट ने सेंटिनल में उस इंसिडेंट को रिजॉल्व मार्क कर दिया तो माइक्रोसॉफ्ट के बैकएंड के जरिए वो डिफेंडर के डैशबोर्ड पर भी अपने आप क्लोज हो जाता है। एग्जैक्टली। जिससे सिक्योरिटी टीम्स को एक ही चीज पर दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर हम आज के इस गहरे विश्लेषण को एक जगह समेटना चाहें ना, तो फंडा बहुत सिंपल है। डिफेंडर फॉर क्लाउड रिसोर्सेस के बिल्कुल करीब रहता है। इसका काम है थर्ड पार्टी चेक करना CSPM के जरिए, सर्वर के अंदर चल रहे प्रोसेस की हिफाजत करना CWPP के जरिए, और वर्कलोड के लेवल पर खतरों को डिटेक्ट करना। बिल्कुल। वहीं सेंटिनल वो विशाल कंट्रोल रूम है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक जगह लाता है, जिसे SIEM कहते हैं। लॉग्स को नॉर्मलाइज करता है, कहानियां जोड़ता है और API के जरिए ऑटोमेटेड एक्शन लेता है, यानी SOAR। जी। गार्ड और कंट्रोल रूम का ये जो इंटीग्रेशन है वही मॉडर्न सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। सही बात है, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन इस चर्चा को आज खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना जरूरी है जो इस मौजूदा सिस्टम से थोड़ा आगे की बात करता है। आज हमने देखा कि सेंटिनल
अपने SOAR ऑटोमेशन के जरिए प्लेबुक्स रन कर सकता है। हाँ बिल्कुल। वो यूजर्स को डिसेबल कर सकता है और मशीन्स को नेटवर्क से काट सकता है। और दूसरी तरफ डिफेंडर उसे बिल्कुल सटीक और रियल टाइम अलर्ट्स फीड कर रहा है। राइट। तो एक बहुत ही गहरा सवाल ही उठता है, जैसे जैसे बैकएंड सिस्टम्स में AI और मशीन लर्निंग का दखल लगातार बढ़ रहा है, तो क्या फ्यूचर में इस कंट्रोल रूम को सच में किसी इंसानी SOC एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी? वाओ, ये तो काफी बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में इंसानों की जगह सिर्फ एल्गोरिदम्स बैठे होंगे। एक तरफ हैकर का AI लगातार नए तरीके खोजकर हमला कर रहा होगा और दूसरी तरफ हमारा SOAR और SIM का AI अपने आप नई प्लेबुक्स जनरेट करके उन्हें रोक रहा होगा। क्या फ्यूचर की ये साइबर सिक्योरिटी पूरी तरह से मशीन्स का मशीन से युद्ध होने वाली है, जहां इंसानों का काम शायद सिर्फ सिस्टम को ऑन करके छोड़ देना होगा? देखिए, तकनीक जिस दिशा में विकास कर रही है ना, उसे देखते हुए ये एक बहुत ही लॉजिकल और कहीं ना कहीं थोड़ा डराने वाला विचार भी है। हाँ, थोड़ा डरावना तो है। जिस तेजी से लोग नॉर्मलाइजेशन और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स इवॉल्व हो रहे हैं, ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कल का जो कंट्रोल रूम है वो शायद पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग हो। इस दिशा में सच में सोचने के लिए बहुत कुछ है। खैर, टेक की इस दुनिया में सिस्टम्स चाहे जितने भी एडवांस्ड हो जाएं, ये जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, इन्हें समझना हमेशा जरूरी रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। नई चीजों पर सवाल उठाते रहिए और टेक्नोलॉजी की इस भूल भुलैया में अपने रास्ते खुद खोजते रहिए।